तहलका खेज खबर यह है कि एमक्यूएम की क़यादत ने यह फैसला कर लिया है कि वो तमाम लोग कि जो कि इस वक्त एमक्यूएम की क़यादत के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन सबको एमक्यूएम से निकाला जाने वाला है। ये वो तहलका खेज खबर है जो मैं आज के प्रोग्राम में आपको जरूर दूंगा। मगर उसके साथ साथ ही बड़ी अहम खबर यह भी आई है कि 11 जून के जिस वक्त एमक्यूएम का यानी एपीएमएसओ का यौम तासीस पूरे शहर बल्कि पूरे सिंध में मनाया जा रहा था, ऐन उसी वक्त जब एमक्यूएम पाकिस्तान के कई प्रोग्राम्स हो रहे थे और उसमें पीएसपी का फैक्टर नहीं मौजूद था, ऐन उसी वक्त 11 तारीख की शाम को एमक्यूएम लंदन का एक प्रोग्राम हो रहा था। लेकिन उसी प्रोग्राम के दौरान किस तरीके से छापा पड़ा और उसके बाद जो लोग पकड़े गए उनके साथ क्या हुआ, ये खबर भी आज के प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। दूसरी तरफ अहम नुकता यह हुआ है कि आफाक अहमद के जिन्हें कई सालों से कराची में जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही थी, उन्हें रैली करने की इजाजत नहीं मिल रही थी, लेकिन एमक्यूएम के मरकज के अंदर और फिर एमक्यूएम के गढ़ के अंदर के जहां पर महाजिरों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, उन्हें उस जगह पर जलसा करने की बिलाखिर इजाजत मिल गई है। अब कल रात को वहां पर क्या होने वाला है, ये मैं आपको तहलका खेज खबर दूंगा कि अब हालात किस तरफ जाने वाले हैं। एक और अहम नुकता ये कि मुस्तफा कमाल साहब के जो कि अपने चेयरमैन को इल्लीगल यानी गैर कानूनी मानते थे और उनकी बात को नहीं मानते थे, वजीर आजम से मुलाकात में वो किस तरीके से उनके बराबर वाली कुर्सी पर बैठे और किस तरीके से उन्होंने वो बराबर वाली कुर्सी लेने की कोशिश की, ये सारा मामला क्या हुए हैं और इसमें क्या इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, ये खुलकर आज आपके सामने रखने वाला हूं। तो डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, कोई भी लापता नहीं करेगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज के प्रोग्राम में मैं आपको सिर्फ फोकस्ड एमक्यूएम के धड़ों और एमक्यूएम से मुतल्लिक बहुत बड़ी बड़ी खबरें देने वाला हूं और इन तमाम खबरों का ताल्लुक मेरे बराह रास्त जादूगरनियों से कि जिन्होंने बिल्कुल बराह रास्त मुझे वो खबरें दी हैं कि मामला क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है। आइए सबसे पहली और अहम खबर की तरफ मैं चलता हूं और वो खबर ये थी कि जिस दिन फैसला आता है बल्दिया टाउन फैक्ट्री का, उसी दिन रात को मुस्तफा कमाल साहब अपने एक ARY के प्रोग्राम में वसीम बदामी के साथ बैठे होते हैं और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा चेयरमैन है कि जिसकी रिट ही नहीं है, यानी कि वो बराह रास्त अपनी पार्टी के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी पर इल्जाम आयद करते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि दूसरा इल्जाम वो आयद करते हैं कि ये जबरदस्ती के चेयरमैन है और 4 बार खुद से ही अपना एक्सटेंशन ले रहे हैं, ये बात भी दूसरा इल्जाम वो आयद करते हैं। और उसके बाद वो तीसरा इल्जाम ये आयद करते हैं कि वो लीगल है या इल्लीगल है, ये तीसरा इल्जाम वो आयद करते हैं। उसके बाद एमक्यूएम में जो धड़ेबंदियां होती हैं वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नुमाया हो जाती है और फिर ये बात सामने आना शुरू हो जाती है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी रद्द अमल आना शुरू हो जाता है। मामला इस हद तक ये बढ़ जाता है कि एमक्यूएम के इस वक्त के मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिमायत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चॉकिंग होती है और इस चॉकिंग को बाकायदा पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स कवर करते हैं और ये खबर लगाते हैं कि जनाब ये इस वजह से चॉकिंग हुई क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब ने इन पर तनकीद की थी। इसकी बाज़गश्त हर जगह महसूस की जा रही होती है। 2 दिन कबल होने वाला ये वाकया होता है। आज तारीख आपके सामने मौजूद है 12 जून और 11 जून तक 10 जून की रात को ये इंटरव्यू हुआ होता है। 11 जून की शाम के बाद मुस्तफा कमाल साहब और चले जाते हैं इस्लामाबाद। अब मेरे पास एक खबर आती है कि इस बजट से पहले एमक्यूएम का एक वफ्द वजीर आजम से मिलने वाला है। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त ये बजट पेश किया जा रहा है और मेरी इत्तला थी कि इस बजट से पहले एमक्यूएम का वफ्द एक मुलाकात करेगा।
इस मुलाकात के हवाले से एक एमक्यूएम का एग्जीक्यूटिव मेंबरान का, यानी कि 11, 12, 13 लोगों का एक ग्रुप मौजूद है कि जिसमें इस बात को रखा जाता है कि एमक्यूएम का एक वक्त वहां पर मुलाकात के लिए जा रहा है। और इस बार मुलाकात का वक्त उसमें वाज़े तौर पर तय होता है और इस बार मुस्तफा कमाल साहब से राब्ता होता है और मुस्तफा कमाल साहब वहां पर आने की आमादगी भी जाहिर करते हैं। वाज़ेह रहे कि 2 दिन पहले जब ये मुलाकात हुई थी तो उसमें मुस्तफा कमाल साहब मौजूद नहीं थे। वजीर आजम साहब बैठते हैं और उनके बाएं तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी बैठते हैं और दूसरी कुर्सी पर बैठ जाते हैं मुस्तफा कमाल साहब। उसके बाद तीसरे नंबर पर फारूक सत्तार, फिर अमीनुल हक। प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाता है हर जगह पर। अगर आप सीनियरिटी के हिसाब से देखिए तो फारूक सत्तार साहब बनते हैं, लेकिन वुजरा के हिसाब से देखिए तो यहाँ पर वुजरा की ताकत को दिखाया गया है। तो वुजरा की ताकत के मुताबिक मुस्तफा कमाल साहब वहां दूसरी नशिस्त पर बैठे हैं। जिस नशिस्त पर बैठे हुए हैं हैरत अंगेज तौर पर वही चेयरमैन उनके मौजूद है कि जिसे वो इल्लीगल करार देते हैं। और क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी इतनी हिम्मत और इतने मामला है कि वो उन्हें साथ बिठाते हैं कि जो कि उनका ही पार्टी का रुकन उन्हें इल्लीगल करार देता है। दर हकीकत मामला यह है कि जो कौमी मामला हैं उनके ऊपर एमक्यूएम के ऊपर खुद इतना प्रेशर है कि एमक्यूएम का कोई भी धड़ा इन मामलात में अपने आप को अलहदा जाहिर नहीं कर सकता है। अब आप मेरी तरफ से ये इशारा, मेरी तरफ से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ लीजिए कि मैं किस तरफ की बात कर रहा हूं। इनकी इस बात को, मुस्तफा कमाल साहब की इस इल्लीगल वाली बात को भी कुछ आला हुकाम ने पसंद नहीं किया और इसके इशारे भी उन्हें और बहुत सारे लोगों को वाज़ेह तौर पर दे दिए गए हैं। अब किसने इशारे दिए हैं वो मैं आपको बाद में, आपको फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। और मुझे ये बात कहां से मालूम हुई है ये तमाम सिलसिले में आपको बताऊंगा कि खुद पार्टी के अंदर से और दीगर जगहों से ये मामला किस तरह से हुए। मगर इस सारी सूरत हाल में फिर एक बार तनकीद शुरू हो गई मुस्तफा कमाल साहब पर और खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर। मुस्तफा कमाल साहब पर ये तनकीद शुरू हो गई कि जनाब कल तक आप उन्हें इल्लीगल करार दे रहे थे, कल तक आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं और आज आप ये बात कर रहे हैं कि जनाब उनके साथ बराबर में बैठे हुए। दूसरी तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी पर भी ये प्रेशर आया और ये बात हुई कि ये आपके खिलाफ बातें करते हैं और आप उनको साथ ही लेकर बैठते हैं। ये क्या माजरा चल रहा है मेरे भाई? एक बड़ा जुमला है ना एक साहब, क्या आपको मालूम है ना? अच्छा खैर, मामला यहां तक नहीं रहता, मामला फिर आगे चलता है और फिर मोहसिन नकवी से खास एक मुलाकात हो रही है। अच्छा, इस मुलाकात में एक और बात भी हुई है, इसे मैं आगे चलकर बता रहा हूँ और बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ। और वो मुलाकात का इसके बाद, इससे पहले मोहसिन नकवी के साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जब वो बाहर आते हैं तो सहाफ़ी उनसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि आपकी पार्टी में तो इख्तलाफात है और आप उनके साथ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो आपको तस्लीम ही नहीं करते। इन्होंने डायरेक्ट बराह रास्त पीएसपी के फैक्टर को और खुसूसी तौर पर कुछ तबसरा निगारों का और कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने शायद मुस्तफा कमाल साहब को बराह रास्त धमकी दी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आमतौर पर लफ्जों का इंतखाब बड़ा चुनकर करते हैं और उन्हें मालूम है कि किस वक्त क्या गुफ्तगू करनी है। उन्होंने इस बात का जवाब देने की बजाय ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगर मैंने कोई फैसला किया तो वो अहम होगा, यानी कि उनकी मुस्तफा कमाल साहब की बात को वो अहम करार नहीं थी क्योंकि सवाल उसी के मुतल्लिक पूछा गया था। तो कहते हैं कि अगर मैंने कोई फैसला किया तो वो अहम होगा, यानी कि वो बराह रास्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि एक एक लफ्ज को बड़ा गिन कर चुन कर रखते हैं, उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब की तरफ ये बराह रास्त इशारा किया है कि अगर मैंने कोई फैसला किया तो वो अहम होगा। ये फैसला क्या है? बहुत सारे लोगों की नजर में ये फैसला बहुत ज्यादा अहम है। मगर मैं एक बात आपको जो बड़ी खबर देने वाला हूं वो एक और बड़ी खबर देने वाला हूं और बड़ी खबर यह है कि वहां पर इस मीटिंग के अंदर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इस बार लगता है कि जमकर खेलने के मूड में। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने बाकायदा वजीर आजम के सामने मेरी जादूगरनी की इतला है कि वजीर आजम के सामने एक बार फिर साबिक गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का मामला उठाया और कहा कि ये आपको वहां पर ये तैनाती करनी चाहिए थी। यहीं पर इसी सवाल का जवाब बाद में ये भी आया कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से भी आया कि जनाब ये हमसे पूछकर नहीं किया गया था, लेकिन अंदर का जरिया ये कहता है कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये बात वहां पर कही। फिर उसके बाद एक साहब ने एक सहाफी को खबर दी। मैं अब आपको बता रहा हूँ नाम। एक साहब ने एक सहाफी को खबर दी और ये खबर दी कि जनाब वजीर आजम ने तो बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया और कहा कि उनकी फाइल बहुत बड़ी है, छोड़िए इस मामले को। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे उस साहब का नाम भी पता है कि जिसने ये खबर दी, और जिस सहाफी ने खबर दी उसका भी नाम मुझे मालूम है कि उसको ये खबर दी, और उस सहाफी ने बाद में आगे किसी और तरीके से पेश की, बाद में उसको डिलीट भी किया। लेकिन खैर, खबर ये नहीं है। खबर ये है कि वहां पर बहरहाल कामरान टसूरी का एक बार फिर जिक्र हुआ।
मामलात ये खबर अभी मुकम्मल नहीं हुई है, क्योंकि इसकी बाज़गश्त आपको 12 जून के बाद वाज़ेह तौर पर नजर आएगी और इसकी धमक आपको नजर आएगी। एमक्यूएम के इख्तलाफात यहाँ पर अपनी जगह पर मौजूद हो और ये इख्तलाफात बाकायदा नजर भी आए 11 जून को एमक्यूएम के खास तौर पर वो तमाम प्रोग्राम्स के जो कि एपीएमएसओ के यौम तासीस के हवाले से किए जा रहे थे। अब एपीएमएसओ के यौम तासीस पर जो प्रोग्राम्स हुए उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान ने तो भरपूर शिरकत की, मुख्तलिफ सेक्टर्स में इनके प्रोग्राम्स भी हुए, लेकिन उन प्रोग्राम्स के अंदर पीएसपी फैक्टर गायब नजर आया। जिस तरीके से वहां पर एक बार पीएसपी की लीडरशिप एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप पर हमला करती है, लेकिन बाद में वो साथ नजर आती है, मगर नीचे ग्राउंड पर भी ऐसी सूरत हाल है। इस हमले के बाद जैसे ही कोई हमला होता है तो नीचे पीएसपी और एमक्यूएम दोनों डिवाइड हो जाती है और वो 11 जून के वाकयात में वाज़ेह तौर पर नजर भी आया, सबने देखा। मेरा काम खबर देना है, अंदर की मामलात क्या है वो एक अलग बात है। लेकिन 11 जून को जहां यहां यही प्रोग्राम हो रहे थे, वहीं पर एमक्यूएम पाकिस्तान हमने प्रोग्राम्स कर रही थी। एक छोटा प्रोग्राम एमक्यूएम लंदन की तरफ से भी मुरतब किया गया था, और जब एमक्यूएम लंदन की तरफ से कराची में जो मुरतब किया गया था NII चंद्रिका रोड पर, जब ये हो रहा था तो उसी वक्त वहां पर पुलिस का छापा पड़ता है और वहां पर मौजूद अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मीठा राम थाने के अंदर मुंतकिल किया जाता है, और जो बाकी तमाम अखबारात और टीवी चैनल्स ने जो सबने रिपोर्ट किया और जो हमने भी वहां पर देखा, उसके बाद उनके खिलाफ एक FIR दर्ज होती है। ये FIR नुक्स अमन के हवाले से और कम्युनिटीज के दरमियान गैप करने के हवाले से होती है। उन्हें सुबह साउथ के एरिया से ज़ाहिर गिरफ्तार किया गया होता है, तो साउथ की अदालत में पेश करने की बजाय उन्हें जेल के अंदर मौजूद अदालत के अंदर पेश किया जाता है, जहां पर उन्हें फौरी तौर पर उन्हें जेल कस्टडी कर दी जाती है। जेल कस्टडी के फौरन बाद ही एमक्यूएम लंदन की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि उनकी जमानत के लिए कागजात जमा करवाए पड़ने गए। अच्छा, इस वक्त जो एमक्यूएम लंदन के हालात हैं उसमें ये भी बड़ा अहम सवाल है कि जब उन्हें मालूम है कि उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, तो ये 12 लोग 13 लोग एक जगह पर, एक ही जगह पर किस तरीके से जमा हुए और किसकी इत्तलात हुई थी, किसने इत्तलात दी, ये बड़े सवालात हैं कि ये जरा सा देखने की जरूरत है कि मामला चल क्या रहा है, कि कौन इंटरनली ज़ाहिर अगर 12-13 लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उसकी खबर भी अगर लीक हो रही है तो जरा सा सोचने वाला मामलात है कि ये हो क्या रहा है। खैर, पहला दूसरा नुकता था। अगला नुकता उससे बढ़कर अहम, आफाक अहमद साहब की एक बहुत बड़ी एंट्री हो रही है, और ये एंट्री कराची के शहरियों के लिए और तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खबर के तौर पर है। मैं खबर इसलिए कह रहा हूँ कि औरंगी टाउन वो जगह के जहाँ की अक्सरियत महाजरों पर मुश्तमिल है और जहाँ पर आफाक अहमद साहब अपने 92 के बाद से लेकर अब तक वहाँ पर अपना कोई प्रोग्राम नहीं कर सके थे। लेकिन इस बार आफाक अहमद साहब बड़े स्लोली एंड ग्रेजुअली उन तमाम आबादियों में कि जहाँ पर महाजरों की एक अक्सरियत मौजूद है वहाँ पर अपने पाँव जमा रहे हैं, और उनका नजरिया या उनका नारा जिए महाजर की बुनियाद पर है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त अगर मुख्तलिफ और कौम परस्तों रहनुमाओं की तरफ से, यानी कि जो सिंधी कौम परस्त या दीगर लोगों की तरफ से इस वक्त अगर निशाना बनाया जा रहा है तो वो आफाक अहमद साहब को बहुत निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त आफाक अहमद साहब के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है, और उसी कैंपेन के रद्द अमल में या उस कैंपेन को अगर देखते हुए अगर अब आफाक अहमद साहब वहां पर एक औरंगी टाउन के अंदर जलसा कर रहे हैं। इन्हें पिछले कई सालों से NOC नहीं मिल रही थी। पिछले साल उन्हें रैली निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उससे पिछले साल भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और खास तौर पर उनके ऊपर जो इल्जाम आयद किया गया था वो यही था कि जनाब ये मुख्तलिफ कौमियतों के हवाले से बात करते हैं या ये महाजर नजरिए पर बात करते हैं, उससे जो है वो माशरे में तफरीक पैदा हो सकती है। लेकिन खैर दूसरी तरफ से भी ज़ाहिर रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, और मुख्तलिफ सिंधी कौम परस्तों की तरफ से उनके खिलाफ एक बाकायदा मूवमेंट शुरू की हुई है। ऐसी सूरत हाल में आफाक अहमद औरंगी टाउन जा रहे हैं, जहाँ की अक्सरियत जहाँ उर्दू बोलने वालों की है, वहीं पर एक बिहारी कम्युनिटी की है। और आफाक अहमद साहब ये भी बात करते रहे कि जनाब जो मैसूरी ने पाकिस्तान है उन्हें भी लाया जाए, मगर नुकता ये नहीं है। नुकता यह है कि एमक्यूएम इस वक्त अपने अख्तलाफात का शिकार है, और उसके साथ साथ ही आफाक अहमद साहब स्लोली एंड ग्रेजुअली उन तमाम इलाकों के अंदर अपने पाँव जमाते जा रहे हैं। और अब देखना यह है कि औरंगी की आवाम उनको उस तरीके का सपोर्ट करती है कि जिस तरीके से पिछले साल 12 अप्रैल के मामलात में उन्हें कराची ने सपोर्ट किया था। तो अब सबकी नजरें औरंगी टाउन पर है, और औरंगी टाउन में महाजर कौमी मूवमेंट यानी आफाक अहमद साहब की एंट्री अब कई नई सवालात को जन्म दे रही है, क्योंकि इतने सालों के बाद उन्हें जलसे की इजाजत मिली है, और जलसा जब वहां पर हो रहा है तब वहां पर वो कितना आवाम इकट्ठा होगी, और ये ज़ाहिर एक बड़ा इवेंट के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर कुछ सीट्स कराची की ऐसी है कि जिसमें बुरे से बुरे हालात में भी वो वोट हमेशा महाजिर नजरिए पर या एमक्यूएम के नजरिए पर या आप उर्दू बोलने वालों के नजरिए पर हमेशा से मुस्तहकम है। उसमें औरंगी टाउन हो, कोरंगी हो, सुजानी हो, नई कराची हो, ये वो वोटर है कि जो हमेशा से यूनाइट है। अब देखना ही है कि वहां पर
आफाक अहमद साहब के कदम आना, और आफाक अहमद साहब की, अगर आफाक अहमद साहब की आप 92 की सियासत देखिए और अब की सियासत में बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है। इस वक़्त आफाक अहमद साहब को के मुतालिक उर्दू कम्युनिटी के अंदर जिस तरीके से उन्हें समझा जाता है कि जनाब वो अपनी बात वो महाजन नज़रिए पर है, इस हवाले से उन्हें एक अलग हैसियत दी जाती है। अब देखना ये है कि वो किस तरीके से वहाँ पर अपना जलसा करते हैं और आवाम का क्या क्या रद्दमल होता है। मेरी इतलात के मुताबिक पिछले 3 दिन से वहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं और औरंगी टाउन के अंदर कई लोग वहाँ पर जमा हुए हैं, कई लोग वहाँ पर प्रोग्राम वो अपना बार बार इवेंट्स कर रहे हैं वहाँ पर, और 3 दिन से जो जलसा का है उनकी, वो वहाँ पर उन्होंने एक मेला सा लगा हुआ है। तो अब देखना यह है कि सबकी निगाहें कराची की सियासत में आफाक अहमद साहब की इस मूवमेंट पर पाई जाती है। एक और बहुत अहम मामला और एक बहुत अहम नुकता ये भी आया है कि वहाँ पर MKM ने वज़ीर आज़म से बात कही कि जनाब आप हमारी आईनी तरामीम पर गौर कीजिए। तो इतलात ये आ रही है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि हम मिलकर बात करेंगे जनाबे वाला पीपल्स पार्टी से। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस बारे में मान जाएगी कि तरामीम के हवाले से? कतई तौर पर नहीं मानेगी। और ये तरामीम सूबे के हवाले से नहीं हो रही है, बल्कि ये तरामीम हो रही है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बात कर की है MKM ने वहाँ पर सूबे और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम लेने पर कराची के मौक़िफ़ को पेश नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपनी पिछली बात को कहा है। वक्त आगे बढ़ चुका है और MKM अभी तक पीछे खड़ी हुई है। ख़ासतौर पर इस वक्त पूरे सूबा सिंध के अंदर जो मुतालबा सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है वो वफाक के हवाले करने या फिर सूबे की बात कही जा रही है। सूबे की आवाज़ ज़ाहिर है यहाँ के लोगों की अपनी दिली ख्वाहिश है और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ है, जबकि शायद कराची से यहाँ तक लोग वफाक के हवाले करने के इतने हिमायत में ना हो, लेकिन सिंध के हवाले से और ख़ास तौर पे एक ऐसा सूबा के जो जनूबी सिंध या सिंध कराची के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल हो, उस हवाले से लोगों की डिमांड एक बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बजट की मंजूरी के हवाले से भी MKM की बात नहीं की गई। MKM ने जहाँ 300 अरब का मुतालबा किया था, फारूक सत्तार साहब ने अपने शेडो बजट के अंदर वो 300 की बजाय MKM ने वहाँ पर वज़ीर आज़म से सिर्फ 20 अरब वो वाले जो उनके MNS को मिले उसकी बात कही है। तो बहरहाल MKM को कम से कम अपने शेडो बजट्स के हवाले से जो उन्होंने बात कही थी उस हवाले से उन्हें गुफ्तगू जरूर करनी चाहिए थी। आज का प्रोग्राम इसी पर हुई थे, लेकिन कल अगले प्रोग्राम के अंदर मैं आपको और भी सनसनीखेज खबरें देने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें देने वाला हूँ कि क्या हो रहा है सिंध के अंदर, क्या हो रहा है शहर के अंदर, क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, क्या हो रहा है इंटरनेशनली। डरिए नहीं, जब मैं बात कर सकता हूँ तो आप देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।